जिस समय ब्रिटिश भारत छोड़ रहे थे, उस समय यहाँ के 562 रजवाड़ों में से सिर्फ 3 को छोड़कर सभी ने भारत में विलय का फैसला किया था। ये 3 रजवाड़े थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अंग्रेजों के दिनों में भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाकतार विभाग हुआ करता था। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। उसका क्षेत्रफल 82,698 वर्ग मील था, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। हैदराबाद की आबादी का 80% हिंदू लोग थे, जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। उस पर तुर्रा यह भी था कि कट्टरपंथी कासिम राजवी के नेतृत्व में रजाकार हैदराबाद की आजादी के समर्थन में जनसभाएं कर रहे थे और उस इलाके से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर न सिर्फ गैर मुस्लिम यात्रियों पर हमले कर रहे थे, बल्कि हैदराबाद से सटे हुए भारतीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी परेशान कर रहे थे। निजाम हैदराबाद के भारत में विलय के किस कदर खिलाफ थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उन्होंने जिन्ना को संदेश भेजकर ये जानने की कोशिश की थी कि क्या वो भारत के खिलाफ लड़ाई में हैदराबाद का समर्थन करेंगे। कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है कि जिन्ना ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि वो मुट्ठी भर अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। उधर नेहरू माउंटबेटन की उस सलाह को गंभीरता से लेने के पक्ष में थे कि इस पूरे मसले का हल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। सरदार पटेल नेहरू के इस आकलन से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। पटेल को इस बात का अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था, यहां तक कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता कराने की फिराक में था, जिसके तहत हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनवाएगा और जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सकेगा। इतना ही नहीं, हैदराबाद के निजाम अपने एक संवैधानिक सलाहकार सर वॉल्टर मॉन्कटॉन के जरिए लॉर्ड माउंटबेटन से सीधे संपर्क में थे। मॉन्कटॉन के कंजर्वेटिव पार्टी से भी नजदीकी संबंध थे। जब माउंटबेटन ने उन्हें सलाह दी कि हैदराबाद को कम से कम संवैधानिक सभा में तो अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए, तो मॉन्कटॉन ने जवाब दिया था कि अगर वो ज्यादा दबाव डालेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ विलय के बारे में बहुत गंभीरता से सोचने लगेंगे। और तो और उन्होंने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की भी इच्छा प्रकट की थी, जिसे एटली सरकार ने ठुकरा दिया था। निजाम के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल एल एदरूस ने अपनी किताब हैदराबाद ऑफ द 7 लोव्स में लिखा है कि निजाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने यूरोप भेजा था, लेकिन वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि हैदराबाद को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। मजे की बात यह थी कि एक दिन अचानक वो लंदन में डॉस्टर होटल की लॉबी में माउंटबेटन से टकरा गए। माउंटबेटन ने जब उनसे पूछा कि वो वहां क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने झेपते हुए जवाब दिया था कि वो वहां अपनी आंखों का इलाज कराने आए हैं। माउंटबेटन ने मुस्कुराते हुए उन्हें आंख मारी थी, लेकिन इस बीच लंदन में निजाम के एजेंट जनरल मीर नवाज जंग ने एक ऑस्ट्रेलियाई हथियार विक्रेता सिडनी कॉटन को हैदराबाद को हथियारों की सप्लाई करने के लिए राजी कर लिया था। भारत को जब यह पता चला कि सिडनी कॉटन के जहाज निजाम के लिए हथियार ला रहे हैं, तो उसने उन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। एक समय जब निजाम को लगा कि भारत हैदराबाद के विलय के लिए दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने ये पेशकश भी की कि हैदराबाद को एक स्वायत्त राज्य रखते हुए विदेशी मामलों, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को अमली जामा इसलिए नहीं पहनाया जा सका क्योंकि वो रजाकारों के प्रमुख कासिम राजवी को इसके लिए राजी नहीं करवा सके। रजाकारों की गतिविधियों ने पूरे भारत का जनमत उनके खिलाफ कर दिया। 22 मई को जब उन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे हिंदुओं पर गंगापुर स्टेशन पर हमला बोला, तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी कि वो उनके प्रति नर्म रुख अपना रही है।
भारतीय सेना के पूर्व उपसेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिन्हा अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, मैं जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था कि उन्हें संदेश मिला कि सरदार पटेल उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पालम हवाई अड्डे से सीधे पटेल के घर गए। मैं बरामदे में रहा जबकि करियप्पा उनसे मिलने अंदर गए और 5 मिनट में बाहर आ गए। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सरदार ने उनसे सीधा सवाल पूछा जिसका उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया। सरदार ने उनसे पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है तो क्या वो बिना किसी अतिरिक्त मदद के उन हालात से निपट पाएंगे? करियप्पा ने इसका एक शब्द का जवाब दिया, हां, और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद या बंबई पर बम गिरा सकती है। 2 बार हैदराबाद में घुसने की तारीख तय की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इसे रद्द करना पड़ा। निजाम ने गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि वो ऐसा न करे। राजा जी और नेहरू की बैठक हुई और दोनों ने कार्रवाई रोकने का फैसला किया। निजाम के पत्र का जवाब देने के लिए रक्षा सचिव H.M. पटेल और V.P. मेनन की बैठक बुलाई गई। दुर्गा दास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, जब पत्र के उत्तर का मसौदा तैयार हुआ तभी पटेल ने घोषणा की कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है और इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। नेहरू और राजा जी चिंतित थे कि इससे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हो सकता है, लेकिन 24 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं हुआ तो उनकी चिंता मुस्कान में बदल गई। हां, जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई और उनसे पूछा कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन एलवर्दी, जो बाद में एयर चीफ मार्शल और ब्रिटेन के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, ने कहा नहीं। लियाकत ने जोर देकर पूछा, क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते हैं? एलवर्दी का जवाब था, हां, ये संभव तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 4 बम वर्षक हैं, जिनमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। इनमें से एक शायद दिल्ली तक पहुंचकर बम गिरा भी दे, लेकिन इनमें से कोई वापस नहीं आ पाएगा। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी खेत रहे। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू होने से 2 दिन पहले ही 11 सितंबर को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया था। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।